हेलो बच्चों, वेलकम टू द बूम अकेडमी। वी आर लॉन्चिंग न्यू सीरीज गोल्ड फॉर बोर्ड। बोर्ड के हिसाब से खरा सोना यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। आपका जो कंटेंट है वो लाइफ चेंजिंग कंटेंट है। अमेजिंग सॉल्यूशंस हैं, जो सॉल्यूशंस मिलेंगे प्रॉब्लम्स के वो अमेजिंग रहेंगे और हिंदी में मिलेंगे। खास बात ये है, हिंदी में ही कंटेंट पूरा रहने वाला है। इसमें से ऑल टाइप्स के प्रॉब्लम्स जो बोर्ड में आते हैं वो रहेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, बहुविकल्पी और लघुत्तरी, दीर्घोत्तरीय। ये सारे प्रॉब्लम यहाँ पर रहेंगे, हिंदी में रहेंगे और चैप्टर वाइज रहेंगे। जैसे अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट चैप्टर, ऐसे डेली चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस रहेंगे प्रॉब्लम्स के। जो सबसे ज़्यादा बार प्रॉब्लम्स आई हैं उन्हीं का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस रहेगा और डेरिवेशंस विद डेरिवेशंस। लॉन्ग आंसर के जो भी डेरिवेशंस होते हैं वो डेरिवेशंस रहेंगे अमेजिंग तरीके से। इजी मैथमेटिक्स यूज करके हम लोग इन्हें डेराइव करेंगे। सो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपको कुछ करना हो हमारे लिए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव टाइप। देखिए हमें यहाँ पर वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक बताना है कि एसआई मात्रक क्या होगा हमारा। एसआई मात्रक निकालने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद रहती है तो ज़्यादा इजी रहता है, ऐसे मात्रक याद कर पाना थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फार्मूला मैं एक राइट डाउन करता हूँ। किसका? फोर्स न्यूटन, जो कूलाम्स लॉ है वही फोर्स, कूलाम फोर्स वाला अप्लाई कर दीजिए आप। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये सभी को जनरली याद रहता है। और के की वैल्यू क्या होती है ये भी आपको मालूम होगा, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा। एफ इक्वल टू के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ से निकालना है हमें एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला। ठीक है, यूनिट क्या होगा, यूनिट मात्रक जिसे हम लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसे एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाते हैं। सो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आ जाएगा इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर यहाँ पर एफ आ जाएगा और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका एप्सिलॉन नॉट है इसका मात्रक लिखना है तो ऐसे लिख लीजिए। अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप है तो कैसे भी आप रफली करके टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर सॉल्यूशन पूछा गया है तो उसे फिर ऐसे करेंगे, बोर्ड के हिसाब से कर रहे हैं तो इसे लिखेंगे आप एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इक्वल टू 1/4 पाई। 4 पाई क्या है, कोई मात्रक होता है क्या? कांस्टेंट है, उसको कोई मात्रक नहीं होता, तो इसे ऐसे रखेंगे। और Q1 का मात्रक इंटू Q2 का मात्रक, ऐसे लिखेंगे अगर लिखने वाली प्रॉब्लम है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, मैं इसीलिए बता भी रहा हूँ, तरीका भी आपको यहाँ पर आ जाएगा। और 4 पाई क्या है? 4 पाई जो होता है मात्रक लेस होता है, इसमें से कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है। ठीक है, कोई मात्रक नहीं होता। कोई मात्रक क्यों नहीं है? क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक, और देखिए एफ का मात्रक, एफ का मात्रक इंटू आर स्क्वायर का मात्रक, ये वैल्यू आप पुट करिए। सो देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सिंपल है। देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ जाएगा, Q1 का मात्रक क्या है, कूलाम। कूलाम को C से लिख दूँ, C इंटू C कूलाम। नेक्स्ट Q2 भी कूलाम है मात्रक, इसका कोई मात्रक नहीं है। और फोर्स का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन। N से लिख रहा हूँ। और R का मात्रक क्या हो जाएगा, R का मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा C स्क्वायर अपान N मीटर स्क्वायर। ये C स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बोलिएगा आप। सो देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है। आंसर जो करेक्ट आंसर आ रहा है उसे राइट डाउन हम लोग घर ले चलते हैं। C स्क्वायर क्या है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट ये वाला जो है करेक्ट आंसर है, इसे आप टिक करेंगे तुरंत। ठीक, सो चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। बट ये सबसे देखिए आप देख रहे हैं ना कि कब कब आया, 11, 13, 15, 16, 17। इसीलिए जो आई हुई प्रॉब्लम है मैंने वही रखी है यहाँ पर, और ये पूछे जाते हैं, अधिकतर पूछे जाते हैं।
अब देखिए इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा उसे निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता के लिए भी एक क्या करें, फार्मूला याद रखें। फार्मूला याद रहेगा तो इजीली आ जाएगा। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो डिफिनीशन होती है, इजी फार्मूला होता है उसी से E इक्वल टू एफ अपान, अभी नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो इसकी डिफिनीशन सब हो जाएगा, अभी नहीं है कुछ तो यहाँ पर यही लिख देते हैं। सो देखिए एफ का अभी अभी हमने देखा, एफ का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक निकालना है, फिर वही ई का मात्रक। ये मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ, जैसे आपको कई सारे ऐसे होंगे शॉर्ट आंसर टाइप में लघुत्तरी में पूछा जाएगा, लिखने के लिए बोला जाएगा, तो लिखने के लिए कैसे लिखेंगे वो लिखने का तरीका है यहाँ पर, ठीक है। सो ई का मात्रक क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक अपान क्यू नाट का मात्रक। क्यू नाट क्या है, चार्ज है, क्यू नाट लग गया तो कोई दूसरी थोड़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यू का मात्रक। अब देखिए एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन को मैं एन से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप हिंदी में लिखा भी है, न्यूटन एन अपान क्यू नाट का मात्रक क्या है, कूलाम। सो ई का मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक ई का मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर, ये नीचे का क्या है, कूलाम, ठीक। न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसे घर ले चलते हैं हम लोग। न्यूटन पर कूलाम सी पार्ट करेक्ट आंसर आ रहा है, न्यूटन पर कूलाम, ये घर ले चलते हैं, ठीक। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। निम्न से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? अब यहाँ पर थोड़ी सी ये अब तक का सबसे अच्छा प्रॉब्लम है, इनमें से बताना है कि कौन सा हमारा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना वर्ड, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चलिए देखिए कौन सा है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। सो देखिए वैद्युत क्षेत्र में आपको अभी अभी मैंने एक फार्मूला बताया था, अगेन बता रहा हूँ जो पहले ऊपर बताया, E इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू, यही तो है वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, अभी देखा था नेक्स्ट। तो एफ का मात्रक क्या होता है, यहां लिख ले, ई का मात्रक इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक अपान क्यू का मात्रक। तो एफ का मात्रक क्या है, न्यूटन, और क्यू का मात्रक क्या है, कूलाम। सो ये क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम कौन सा है, पहला पार्ट आ रहा है न्यूटन पर कूलाम, ये तो है। अब देखते हैं कौन सा नहीं है, न्यूटन पर कूलाम। और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा मात्रक क्या होता है, एक हम लोग ये भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू डी वी अपान डी आर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता हिंदी में जिसे हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब देखिए इस पोटेंशियल ग्रेडियंट से भी तो हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो ई का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई का मात्रक यहाँ पर हो जाएगा डीवी, यानी पोटेंशियल का मात्रक। वी का मात्रक क्या होता है, वी का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। डीवी का मात्रक या बी का मात्रक सिंपली आप रख सकते हैं, बी का मात्रक, डीवी लिखा, डीवी का मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज इन पोटेंशियल, सिंपल है। और डी आर का मात्रक, देखिए वी का मात्रक क्या आ जाएगा यहां से, वी का मात्रक आपका आ जाएगा वोल्ट, ठीक है। हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख देते हैं, 1 सेकेंड, वोल्ट हिंदी में लिखना है ना, वोल्ट अपान डी आर का मात्रक, डी आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर आ गया दूसरा मात्रक, ई का मात्रक दूसरा वाला क्या आ गया, वोल्ट पर मीटर, एक आ गया, दो आ गए, दो ऑप्शन हमारे आ गए। ई का मात्रक यहां से आ गया आपका न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। अब देखिए वोल्ट पर मीटर कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, और ये दो दो आंसर आ गए, दो आ गए, नहीं है पूछा गया। तीसरा देखिए, तीसरा कैसे निकलेगा, वोल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्ट जो होता है वी, पोटेंशियल जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। किसी भी पोटेंशियल, जब हम पोटेंशियल की डिफिनीशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, किसी भी चार्ज को जो इंफिनिटी से किसी डिस्टेंस आर तक लाने में वर्क करना होता है पर यूनिट चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू अपान क्यू लिख सकते हैं इसे,
और डब्लू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डब्लू क्या लिख सकते हैं, डब्लू का मात्रक क्या होता है, जूल, हिंदी में लिखता हूँ जूल अपान क्यू, क्यू का मात्रक क्या है, कूलाम। सो जूल पर कूलाम एक मात्रक हो गया इसका, और जूल पर कूलाम पर, यहाँ पर बोल्ट की जगह में आप रख दीजिए जूल पर कूलाम पर मीटर आ जाएगा, ये जूल पर कूलाम पर मीटर भी क्या हो जाएगा आपका एक मात्रक हो जाएगा। सो बचा क्या, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम मात्रक नहीं है, और जूल पर कूलाम आपका जो मात्रक है आपने जो निकाल लिया है वो किसका मात्रक है, वोल्ट यानी पोटेंशियल का मात्रक है। जूल पर कूलाम किसका मात्रक है, ये पोटेंशियल का, पोटेंशियल बोलो या विभव बोलो, विभव, ठीक, ये विभव का मात्रक है। सो यहां से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आ गया, करेक्ट पार्ट आपका, घर ले चलते हैं, ये वाला आ गया, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, यहां पर हमें विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताना है। सो चलिए इसका भी मात्रक देख लेते हैं, विद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक आएगा। एक फार्मूला याद होना चाहिए मात्रक याद करने के लिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों को याद रहता है लेकिन बहुत से लोगों को नहीं याद रहता, तो मैं बता देता हूँ कैसे निकालना होता है। सो वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, फाई बराबर ई डी ए या ए, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट में होता है लेकिन हमें मात्रक से मतलब है तो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। सो फाई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट के टर्म में लिख लेते हैं, फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई का मात्रक, ई का मात्रक क्या निकाला था अभी आपने, वोल्ट पर मीटर, ये देखिए ई का मात्रक आपने वोल्ट पर मीटर निकाला था, तो ई का मात्रक क्या लिख दूं, वोल्ट पर मीटर, और ए का मात्रक क्या हो जाएगा, ए का मात्रक हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से फाई का मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक इक्वल टू आ जाएगा वोल्ट मीटर, ये यहाँ से ऐसे निकाल लिया। अगर ये वोल्ट मीटर कौन सा है देख लीजिए, वोल्ट मीटर, सेकेंड पार्ट जो है आपका करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर, वोल्ट मीटर। आप ये खुद से करिएगा, फिर बाद में सॉल्यूशन देखा करिए, पाँच कर लीजिए, पाँच करने के बाद सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद देखिए कि मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है वो हमें बताना है। देखिए अभी हम ड्राइव करेंगे, नेक्स्ट आगे चलना पड़ेगा ड्राइव के लिए, आपको अभी यहाँ पर सिर्फ फार्मूला देखना है कौन सा होता है फार्मूला। सो टार्क जो हमारा होता है वो होता है टार्क इक्वल टू पी क्रॉस ई, टार्क जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन पी क्रॉस ई से दी जाती है। भाई बहुत से पूछ सकते हैं कि सर ये पी क्रॉस ई क्यों लिखते हैं, ई क्रॉस पी क्यों नहीं लिखते हैं, लेकिन इसलिए पी क्रॉस ई लिखते हैं, कुछ रूल्स हमने बना लिए हैं ना, जैसे हम पी क्रॉस ई करते हैं, जो हमारा टार्क जिस डायरेक्शन में लगता है वो उसकी डायरेक्शन आ जाती है, इसलिए हम लोग हरदम पी क्रॉस ई राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं डायरेक्शन देने के लिए। क्या करेंगे, पी क्रॉस ई, जैसे ए क्रॉस बी आप करते होंगे, सुबह से यहाँ पर भी जैसे ये मान लीजिए आपके पास ये पी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, सो पी क्रॉस ई करेंगे, ऐसे इसे कर्ल करेंगे, तो राइट हैंड जो है अपना, राइट हैंड की ये फिंगर्स उंगलियां ऐसे पी की तरफ रखेंगे और इसे ऐसे कर्ल कर देंगे। जो ये थंब है हमारा, ये थंब इंडिकेट करता है टॉर्क की डायरेक्शन, ठीक है। सो ये थंब की डायरेक्शन में ही आता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, जैसे वेक्टर में ए क्रॉस बी करवाते हैं वैसे सेम। सो यहाँ से हमारा कौन सा आंसर हो जाता है, पी क्रॉस ई, देख लीजिए सेकेंड पार्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है। चलिए इसे घर ले चलते हैं, पी क्रॉस ई, ठीक। अभी इसका डेरिवेशन होगा, आगे अभी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए ये आपके आई हुई प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा देना है हमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। चलिए एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअल में जूल की यूनिट है, किसकी, एनर्जी की यूनिट है, सॉरी जूल की नहीं, एनर्जी की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है, अब मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है ये आपको पहले मानना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी बोले तो ऊर्जा, मात्रक है, किसका मात्रक है ये, एनर्जी का मात्रक है।
और इसकी डिफिनीशन क्या होगी, देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करवा दें, एक्सीलरेट करवा दें मीन्स एक्सीलरेट करवाने का मतलब त्वरित करवा दें, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल होगी। ये होती है डिफिनीशन। क्या होती है डिफिनीशन, चलिए हिंदी में लिख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन के 1 वोल्ट विभवांतर के त्वरित होने से प्राप्त की जाती है। ठीक, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर से त्वरित होने से जो प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो कन्वर्जन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ईवी से ऐसे डिनोट करते हैं, ये होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 जूल। जूल को जैसे डिनोट करते हैं ना, हिंदी में लिख दूं जूल, ये आपके लिए हो गया। ठीक, ये कन्वर्जन भी हो गया और आपकी डिफिनीशन भी हो गई। सो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताना है हमें, और इतने इलेक्ट्रॉनों में आवेश की गणना करना है। ठीक है, सो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, क्यू बराबर एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, हिंदी में बोल दें कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्यू बराबर एन ई। आपको मालूम है चार्ज कितना गिवन है 1 कूलाम, सो हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मीन्स एन निकालना, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान ई। अब देखिए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी है 1 कूलाम अपान चार्ज इन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। सो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इक्वल टू जो आ जाएगा इसे डिवाइड कर लेंगे तुरंत आ जाता है। सो डिवाइड करने पर कितना आता है 6.25 10 की पावर 8, ऊपर जाएगा 18 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपको समझ में आ गया, मीन्स अगर इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज हमारा कितना आ रहा है 1 कूलाम का, 1 कूलाम का चार्ज होने पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने 6.23 10 की पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करना है। मैं यहाँ पर एक आपको प्रॉब्लम देना चाहता हूँ, ठीक है, ये आप कमेंट करेंगे, मुझे कमेंट में बताएंगे आंसर क्या आ रहा है, आप ये कमेंट में आंसर जरूर बताएं। ये प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमें बोला गया है प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है, यहाँ पर है नहीं क्योंकि सेम ही है ना, इसलिए मैंने नहीं रखा है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पूछा गया है, तो मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ 8 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, होते हैं, ये बताना है आपको, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट करके मुझे आंसर इसका बताइएगा। ठीक है, अब इसमें से इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना करना है 12.5 10 की पावर 18, इसमें से आवेश की गणना करना है इलेक्ट्रॉनों के आवेश की। देखिए कितना आवेश निकलेगा यहाँ से, यही सेम फार्मूला जो क्यू बराबर है, क्यू बराबर एन ई। आपको मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गिवन है, पुट करते हैं और इलेक्ट्रॉनों के आवेश क्यू की वैल्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.12.5 10 की पावर 18 इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। सो यहाँ से क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, सो मल्टीप्लाई करने पर ये 20 आ जाएगा, यहाँ से 20 और ये पावर में कितना आ जाता है 10 की पावर माइनस 1, सो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 कूलाम।
चार्ज कितना आ जाएगा आपका 2 कूलम आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक होमवर्क दे दूं क्या? चलिए ये वाला पहले करिएगा आप। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। देखिए कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है। देखिए कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम का सूत्र लिखिए। ठीक है, अगर ये आपका ज्यादा नंबर में आता है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ सूत्र न लिख के डेराइव भी करेंगे आप। ठीक है, तो चलिए हम डेराइव कर लेते हैं कैसे आता है। देखिए यहाँ से मैं एक बॉर्डर लाइन ड्रा कर ले रहा हूँ पहले। सो देखिए फोर्स, आपको यहाँ पर जो कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम है, कूलाम भाई साहब ने दिया, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि नाम है। तो आप क्या लिखेंगे, ये कूलाम भाई साहब ने ये नियम दिया। इसके बाद कूलाम भाई साहब ने क्या किया, एक टॉर्सन बैलेंस का इन्वेंशन किया। ठीक है, उस टॉर्सन बैलेंस की हेल्प से उन्होंने क्या फाउंड किया, मान लेते हैं ये कोई चार्ज है, ये चार्ज और चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस जो है R है। ठीक है, ये चार्ज जो फोर्स लग रहा है, ये चार्ज पे किस प्रकार से डिपेंड करता है और R पे कैसे रहता है, किस प्रकार से R के बढ़ने पर घटने पर क्या प्रभाव पड़ता है, चार्ज के घटने और बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्होंने टॉर्सन बैलेंस की हेल्प से निकाला। टॉर्सन बैलेंस, टॉर्सन बैलेंस क्या होता है ये, अरे सिंपल से एक तराजू होता है, तुला, जैसे हम लोग क्या करते हैं वेट मेजर करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मेजर करते हैं अपना तराजू बैलेंस में, वैसे एक टॉर्सन बैलेंस जो होता है वो आयतन टाइप का होता है। जैसे ये मान लीजिए, ये आपके पास टॉर्सन बैलेंस, 1 सेकेंड दिखा देता हूँ, जैसे ये है। अब इसमें से टॉर्सन बैलेंस क्या होता है, ये ऐसे था टॉर्सन बैलेंस, और यहाँ से एक ऐसे इसमें से लीवर लगा रहता है। ठीक है, आर्म, ये एक आर्म जो ब्लैक पेन से आप दिख रही होगी, तो इससे क्या होता है, ऐसे ऐसे जब ये रोटेट करता है, जैसे ये पेन चार्ज जो भी लगे थे यहाँ पर चार्जर लगा दिया था उन्होंने, और ये जब ऐसे रोटेट करते थे तो यहाँ से उन्हें मेजरमेंट मिलता था फोर्स की कितना है। ठीक है, ऐसे कुछ सिस्टम था, टॉर्सन बैलेंस कुछ ऐसे होता है, आपको मैंने शो कर दिया। इसकी हेल्प से उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो फोर्स था, बल था, वो बल जो इनके चार्जेस के बीच की डिस्टेंस थी वो क्या था, 1/r की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। आर स्क्वायर के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, इनके दूरी के इनके चार्जेस के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या हम लोग कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती हिंदी में हो था। ठीक है, और क्या उन्होंने फाइंड आउट किया, एफ जो था, ये चार्ज जो है उन चार्ज के मल्टीप्लीकेशन मीन्स चार्ज के गुणन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसे इक्वेशन हम 1 बोलते हैं, इसे इक्वेशन हम 2 बोलते हैं। देखिए मैंने डायरेक्ट मैथमेटिकली पहले बता दिया, आपको यहाँ पर लिखना होगा, माना कोई चार्ज है, उनके बीच की डिस्टेंस r है, और इसे आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं फिर लैंग्वेज में, जैसे मैंने लिख दिया f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है, मीन्स f जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है r के, इनवर्स r के मीन्स स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है उनके चार्जेस के बीच की दूरी के, ये आप बोल सकते हैं। इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर लैंग्वेज अब इसे 1 और 2 बोल देते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या राइट डाउन करते हैं हम लोग, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से ये हमने इसे क्या लिख देंगे, f डायरेक्ट कंबाइन कर देते हैं दोनों को, जो हमारे पास दोनों इक्वेशन है उन्हें कंबाइन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी या अनुक्रमानुपाती है, इस अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो एक यहाँ पर कांस्टेंट लगाते हैं जिसे आप लोग अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं। तो ये f इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई स्मॉल के लगा रहे हैं हम लोग, स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर लिखिए जहाँ 1 सेकेंड, जहाँ गड़बड़ हो रहा है थोड़ी सी इसे इरेज कर लेते हैं। जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इस के की भी वैल्यू है, के की क्या वैल्यू आएगी वो निकालना है हमें, तो निकालते हैं के की वैल्यू।
ये हम लोग अपनी तरफ से नहीं निकाल रहे थे, ये एक्सपेरिमेंटली ही वैल्यू निकाली गई थी। और ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू कितनी थी, के की के की जो वैल्यू थी स्मॉल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्मॉल के है, ये ध्यान रखिएगा। और स्मॉल यहाँ पर क्या लगाया, कैपिटल के, ये कैपिटल के है, ठीक। स्मॉल के को थोड़ी सी मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये जोड़ के लिख देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर जोड़ के लिख देता हूँ स्मॉल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये जो के है, के क्या है यहाँ पर, ये तो जो ये वाला स्मॉल के था आपको पता चल गया, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है के। और ये के क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक, परावैद्युतांक है ये। इसे हम डाइलेक्ट्रिक, इसे क्या बोलते हैं, ये परावैद्युतांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी हम इसे बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दूसरे वर्ड्स में है परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। अब इसकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट डिफरेंट होंगी, आप लोग जानते हैं। बट एयर के लिए जो होता है, एयर और निर्वात, वैक्यूम जिसे बोलते हैं, एयर और निर्वात के लिए क्या होता है, इसका 1 होता है। हवा और निर्वात के लिए इसका वैल्यू जो होता है के इक्वल टू 1 होता है। किसके लिए, हवा या निर्वात के लिए। आप लोग इसमें कंफ्यूजन ना हुई है, लैंग्वेज जो है ना, नोट्स में इसमें कनेक्ट कर दूंगा, लैंग्वेज उसमें लिखी होगी सारी की सारी, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ डिराइव करवा दिया। आपको लैंग्वेज जो है नोट्स में मिल जाएगी, नोट्स इसमें लिंक में दे दूंगा, नहीं तो मैं उसमें दे दूंगा आपको टेलीग्राम में, टेलीग्राम में लिंक टेलीग्राम की दे दूंगा, उस ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम आप देख लीजिएगा, नहीं लिंक में रहेगा। सो देखिए यहाँ से के इक्वल टू कितना आ गया, हवा या निर्वात के लिए 1। अब देखिए यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं हम, एफ इक्वल टू हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं, फोर्स जो होगा एफ इक्वल टू के, इस स्मॉल के की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये किसके लिए है, ये हवा के लिए है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, ये परमिटिविटी होती है किसकी, स्पेस की, फ्री स्पेस या एयर की परमिटिविटी। परमिटिविटी बोले तो इसे क्या बोल सकते हैं हम हिंदी में, परमिटिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, वैद्युतशीलता। ये वैद्युतशीलता किसके लिए है, आपकी एयर के लिए, ठीक है। वैद्युतशीलता एयर के लिए है। इसकी पूरी कांस्टेंट की वैल्यू जब एयर हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 9 × 10⁹, ठीक है, ये आती है वैल्यू। अब देखिए मैंने सारा यहाँ पर बता दिया ये के क्या है, और के अगर हवा ना हो, कोई डिफरेंट मीडियम हो, चार्जेस के बीच के, जैसे चार्जर कोई एक्सपेरिमेंट की कर परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, और यहाँ पर ना करके खुले स्पेस में ना करके पानी के अंदर चले जाएं, तो पानी के अंदर जाएंगे तो उनपे जो चार्जेस का इफेक्ट होगा वो कम हो जाएगा, फोर्स जो आएगा वो कम आएगा। क्यों आएगा कम, क्योंकि ये के की वैल्यू पानी के लिए क्या होती है, 180 होती है। के की वैल्यू, के कैपिटल के है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना परावैद्युतांक, ये परावैद्युतांक के की वैल्यू 80 पानी के लिए या वाटर के लिए, ठीक है, 80 पानी के लिए। इस टाइप से प्रॉब्लम भी आपको पूछी जा सकती हैं कि फोर्स में कितना कमी आ जाएगी, जैसे हम अपना एक्सपेरिमेंट जो है वाटर के अंदर परफॉर्म करें, वाटर के अंदर जाके करें तो कितना कमी आएगी, तो 1/80 आप कर देंगे इस फार्मूले में। यहाँ पर जो फार्मूला है इसमें इसे यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर के इक्वल टू 1 लिखने का आप मकसद समझ गए होंगे, या मैं जनरल फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर जनरल फार्मूला आपको नोट्स में मिल जाएगा ये सब, ठीक है। जनरल एफ इक्वल टू, डिफरेंट कलर से राइट डाउन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। तो डिफरेंट कलर ये वाला ले लेते हैं, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। ये के क्या है, के किसी भी परावैद्युतांक है मीडियम का, जिस मीडियम में हो रहा हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। सो ये आपका फार्मूला आ गया है, दो चार्जेस के बीच में रखे होने पर, हवा में होगा तब क्या होगा, और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में होगा तब ये के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी। बस हवा के लिए तो आपका ये है,
हवा या वैक्यूम के लिए, ठीक है, ये हवा या वैक्यूम के लिए है, हवा या वैक्यूम के लिए, वैक्यूम मतलब निर्वात, और ये किसके लिए, किसी भी मीडियम के लिए हो, के की वैल्यू पुट करिए आपको आंसर मिल जाएगा फोर्स। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, ये नोट्स में आपको सब कंटेंट मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में प्रत्येक पर आवेश क्यू रखा गया है, बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। बिंदु डी पर रख, देखिए ड्रा कर लेते हैं डायग्राम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास कोई स्क्वायर है, स्क्वायर मानिएगा इसे, ए बी सी डी ये भुजाएं हैं, ये वर्ग है ए और ए, ये सारी की सारी साइड्स क्या हैं, ए है। अब देखिए यहाँ पर जो चार्जेस रखे हुए हैं वो कैसा चार्ज है, प्लस क्यू है। अगर प्लस क्यू चार्ज आपका रखा हुआ है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो इनकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा यहाँ पर, इसकी वजह से। एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको बता दूं, सेम चार्जेस की वजह से रिपल्सन का फोर्स लगता है और अपोजिट चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। सेम चार्जेस से क्या होता है, रिपल्सन होता है। यहाँ पर नहीं राइट, पिछले पेज में नहीं राइट डाउन किया था हमने, ये देखिए सेम चार्जेस की वजह से यहाँ पर जो ये चार्ज अगर सेम है तो इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर थोड़ी सी, सेम चार्जेस रिपेल, रिपेल मीन्स प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। सो यहाँ पर सेम चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, यहाँ पर क्यू चार्ज है, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे ऐसे, और ये वाले चार्ज ये भी दूर भगाएंगे, तो ये इसे फोर्स ऐसे की तरफ लगाएगा, ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसकी तरफ फोर्स ऐसे लगाएगा। मैं यहाँ पर फोर्स की जो बात कर रहा हूँ वो देखिए एफ, इसे लिख दे रहा हूँ, इसे एफ लिख दे रहा हूँ। ये एफ लिखने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर जो फोर्स आएगा सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, दोनों का सेम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एफ राइट डाउन कर दिया है। और इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो कोई F1 आएगा, ये एफ राइट डाउन करना है यहाँ पर। इसकी वजह से जो चार्ज है फोर्स आएगा क्या आएगा, एफ। सो इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा फोर्स का वैल्यू, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 दोनों का चार्ज सेम है, अपान डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, ए, सो स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वजह से देखिए कितना आ जाएगा फोर्स, के क्यू अपान ए स्क्वायर, और इसकी वजह से कितना आएगा, देखिए ये डिस्टेंस आपको निकालना होता है, स्क्वायर है, ऑब्वियसली आपको मालूम होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, अगर 90 का बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार प्लस बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट, ये डिस्टेंस आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए रूट टू, यह डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा ए रूट टू। सो यहाँ पर रख दीजिए F1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, F1 इक्वल टू आ जाएगा ए रूट टू। अब देखिए यहाँ पर सिमेट्री बनेगी, सिमेट्री कैसे बनेगी, ये इधर जाएगा इधर, ये बीचों बीच रहेगा, जस्ट मीन्स ये वाला अगर एंगल देखेंगे 45 रहेगा, ये वाला एंगल इधर वाला देखेंगे 45 रहेगा। सो इनका जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ठीक है। फोर्स भैया ये रिपेल करेगा तो किधर जाएंगे, ये फोर्स कुछ इधर की तरफ कुछ इधर की तरफ है, तो इनके कंपोनेंट देख लेते हैं किधर आ रहे हैं। सो एफ का कंपोनेंट क्या आ जाएगा इधर, कॉस इस वाले और इस वाले का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा इन दोनों की वजह से। सो जो हमारा एफ नेट होगा वो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह पे क्या है 45, सिमेट्री से हम लोग ये 45 देख रहे हैं, ठीक है। एफ नेट इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्रॉब्लम आपको 2-3 बार कर लेनी है, अपने आप आ जाएगा। अभी थोड़ी सी आपको ऑर्डर लग रहा होगा कि ये कैसे आ गया, देखिए सिमेट्री बन रही है, खुद ही समझ जाएंगे, 1-2 बार करेंगे आप। F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू, ये मैंने क्या कर दिया है, रुको एक सेकेंड, यहाँ पर ये F1 की वैल्यू लिखना है, डिस्टेंस नहीं लिखना है। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, के Q1 Q2 अपान Q1 Q2 सब एक ही है, तो यहाँ पर Q1 Q2 की जगह पर चलिए जनरल अभी लिख लेता हूँ, Q1 Q2 अपान ए रूट टू ऑफ होल स्क्वायर। सो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं,
क्या आ जाएगी, के Q1 Q2 सेम है अपान ए स्क्वायर और 2 प्लस 2 एफ की वैल्यू क्या है, एफ दोनों ये सेम ही है, सो के Q1 Q2 Q ही है ए स्क्वायर और कॉस की वैल्यू क्या 45 की क्या होती है 1/√2। ठीक, देखिए मैंने एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। ये जो एफ आपका ये वाला एफ है, इन दोनों को क्या किया मैंने कंपोनेंट कर दिया, इसका और इसका फोर्स जो आ जाएगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, सो वो डायरेक्शन वाला यही सेम फोर्स जो होगा इनके में ऐड हो जाएगा। सो इसीलिए जो फोर्स हमारा लग रहा है मैंने यहाँ पर एफ नेट यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है, ये इसके टर्म्स में लिख के। ठीक है, दोनों को एक साथ कंबाइन कर लिया है। सो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा आपका एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1/2 प्लस √2, ये इसका सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस √2 ये आ जाएगा। ये इसी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे, एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और 1 प्लस 2√2/2। ये इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, एफ नेट इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर 1 प्लस 2√2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, सो ये हमारा फाइनल आंसर हो। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारी, दो बिंदु आवेश प्लस 90 ई एवं प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। ठीक है, संतुलन पर उसे रखना है, कोई चार्जेस है, चलिए इसमें भी बॉर्डर लाइन ड्रा कर ले रहे हैं हम लोग। कोई दो चार्जेस हैं आपके पास, एक क्या है 9e और एक दूसरा है e, सेम चार्जेस प्लस है तो मीन सेम चार्ज है। ठीक, सेम साइन है, चार्ज नहीं सेम है, साइन सेम है। इनके बीच की जो डिस्टेंस गिवन है वो कितनी गिवन है, 16 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में लिख देते हैं। अब इनके बीच में देखिए बात, प्रॉब्लम क्या बोला गया है, बीच में कहाँ रखा जाए, तो बीच में मान लेते हैं कि इस 9e से x दूरी पर रख देते हैं। ठीक, यहाँ पर कोई चार्ज Q जिसका मैग्नीट्यूड Q है ये रख देते हैं। तो यहाँ पर रखने पे क्या होना चाहिए, संतुलन पर होना चाहिए। अगर संतुलन चाहिए तो इसका फोर्स जो है और इसका फोर्स दोनों को बराबर आना पड़ेगा। सो बराबर आने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर कुछ आप कॉमन सेंस भी लगाया करिए। कैसे कॉमन सेंस, देखिए इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फोर्स क्या ये ज़्यादा अप्लाइड करेगा, यस अप्लाइड करेगा, क्योंकि हमने पहले देखा था एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। सो फोर्स इसकी वजह से ज़्यादा आएगा। सो यहाँ पर देखिए हम थोड़ी इसके पास रख रहे हैं तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा, मैं इसे यहाँ पर, भाई सेम चार्ज है, रिपेल करेगा तो ये दूर भगाएगा, तो यहाँ पर इसकी वजह से F9E लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, और इसकी वजह से जो फोर्स आएगा हमारा इधर की तरफ, इसे मैं लिख रहा हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, इसकी वजह से जो हमारा फोर्स आएगा उसे हम Fe लिख दे रहे हैं। अब इन Fe और F9E को दोनों को बराबर होना है, बैलेंस होना है, तभी तो संतुलन पे रहेगा, बैलेंस रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, F9E इक्वल टू Fe ये लिख सकते हैं। सो देखिए 9E की वजह से जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, K कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्जेस हैं 9E और Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, R की जगह क्या आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू Fe क्या फोर्स क्या आएगा, K कांस्टेंट है, Q1 Q2 QE अपान डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए 16 सेंटीमीटर की टोटल डिस्टेंस है, उसमें से x इधर चला गया तो इस तरह की क्या बचेगी, 16 माइनस एक्स ही तो बचेगा। सो 16 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर। सो यहाँ से देखिए क्या Q और E कैंसिल आउट हो गए। सो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सो 9 16 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड, स्क्वायर रूट लेने पर हमारा क्या आ जाएगा देखते हैं। जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या 3 और 16 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा। सो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पर आइए सॉल्व करते हैं इसे। सो कितना हो जाएगा 48 16 48 माइनस 3x इक्वल टू एक्स। सो इसे 48 माइनस 3x ये इधर ले जाते हैं 4 हो जाएगा। 1 सेकेंड
इधर इसे ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 4x। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर हमने फाइंड आउट तो कर लिए x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेकिन वहां पर जो ऑप्शन अगर हो सकते हैं तो वहां पर ये दिया होगा किससे है 1 सेंटीमीटर, आपको बताना पड़ेगा x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द 9e, फ्रॉम द 9e चार्ज, जो हमारा 9e चार्ज है उससे 12 सेंटीमीटर पर हमारा जो फोर्स होगा वो बैलेंस होगा। सो ये अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता E का विमीय समीकरण लिखिए। आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से, विद्युत बल की सहायता का फॉर्मूला जो आप था हमने डिराइव कर लिया। सो वो क्या था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम लोग इसे और क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू के की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना है, विमीय सूत्र निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला। सो देखिए डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं हम लोग। डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा, डायमेंशनल फार्मूला देखिएगा 1/4 पाई, वो इसे इधर ले जाते हैं, ठीक है, इसे ई को इधर ले जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F R स्क्वायर 4 पाई। अब ये 4 पाई जो होता है डायमेंशन लेस होता है, ये आपको मालूम है। सो डायमेंशन ऑफ या बीमीय सूत्र, बीमा एप्सिलॉन नॉट की बीमा, 1 सेकेंड, थोड़ी हिंदी इंग्लिश में वो हो गया, एप्सिलॉन नॉट का की बीमा इक्वल टू Q1 Q2 सेम होगा तो कूलाम आ जाएगा, तो Q की स्क्वायर, Q स्क्वायर की बीमा अपॉन F की बीमा इंटू R स्क्वायर की बीमा। ठीक, इन सब का बीमा राइट डाउन करना है। यहाँ पर आइए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। सो एप्सिलॉन नॉट की जो बीमा है क्या आ जाएगी आपकी, एप्सिलॉन नॉट की बीमा सी क्या होता है, कूलाम। कूलाम को हम लोग AT से लिख सकते हैं। देखिए Q बराबर, यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ, Q बराबर क्या होता है, Q बराबर सॉरी I बराबर होता है dQ अपॉन dt, मीन्स अब एस प्रवाह की समय दर को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो यहाँ से जो Q का डायमेंशन, Q का बीमा है, ये जो हमारा I होता है इसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसे I को A से डिनोट कर दे रहा हूँ, टाइम को T से, तो AT आ जाएगी इसकी बीमा। Q की बीमा क्या आ जाएगी AT, तो यहाँ पर इसकी बीमा क्या आ जाएगी, Q की बीमा C स्क्वायर था, AT का स्क्वायर अपॉन F की बीमा ML T की पावर -2, फोर्स की बीमा सभी लोग जानते हैं ना, इंटू R जो है हमारी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है मात्रक, मीटर, मीटर को L से डिनोट करते हैं, तो L की बीमा क्या आ जाएगी L स्क्वायर मीटर R स्क्वायर की। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा हमारा फार्मूला, M इनवर्स ऊपर ले जाते हैं, M इनवर्स L क्यूब हो जाएगा ना, तो L की पावर -3, यहाँ से LL स्क्वायर हो जाएगा, ML की पावर -3 और T और पावर -2 है, ऊपर 2 है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, T की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए T की पावर 4 और A स्क्वायर ये आ जाएगी। एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या आ जाएगी, देखिए एक बार दोबारा से कर देते हैं, A स्क्वायर, A क्या है, एम्पियर करंट को हमने A से यहाँ पर लिखा है, I को भी लिख देते, I भी लिख देते हैं A की जगह पर कई बार कहीं पर। अब देखिए T स्क्वायर, T की पावर यहाँ नीचे क्या है, T की पावर -2 है, ऊपर जाएगा T की पावर 2 हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा। सो एप्सिलॉन नॉट की बीमा आपकी क्या आ जाएगी, बीमा ये आ जाएगी। यही हमें फाइंड आउट करना था, और ये हरदम आप ऐसे बड़े कोष्टक के अंदर रखेंगे बीमा। सो ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, इसी टाइप से आप याद कर लिया करिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद हमें क्या बताना है, वैद्युत
इसकी परिभाषा और मात्रक भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर किसी पॉइंट पर जहां पर वैद्युत क्षेत्र है, किसी चार्ज हम Q को रखते हैं, पहले समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर हम क्या करें, कोई चार्ज पुट करें Q0 का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, टेस्ट चार्ज, इसे परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। इस परीक्षण आवेश टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखने पर अब देखिए जो फोर्स फील होगा, जैसे फोर्स पर यूनिट चार्ज, जो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोलते हैं इसी को, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी को बोलते हैं। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, E इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, F अपान E, ये Q0, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डिफिनीशन क्या देते हैं हम लोग, डिफिनीशन देते हैं वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे, ये जैसे कोई परीक्षण आवेश है, तो चलिए लिख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, वन सेकेंड, लगने वाला बल प्रति इकाई, वन सेकेंड, लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, ठीक है। कुछ रुक जाइए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, ठीक है, परीक्षण आवेश को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी परीक्षण आवेश को, जो हमें परीक्षण आवेश यूज किया है, इसी को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव वर्ड ध्यान रखना, ये जरूरी है, ठीक है। पॉजिटिव टेस्ट यूनिट चार्ज, कैसा चार्ज हो, यूनिट चार्ज हो, ये यूनिट वर्ड याद रखना। पॉजिटिव टेस्ट यूनिट चार्ज पर लगने वाले बल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वन सेकेंड, लगने वाले बल को इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, तीव्रता कहते हैं। ये ध्यान रखना, बस ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव हो और यूनिट हो, ठीक। पॉजिटिव यूनिट चार्ज पर लगने वाले बल को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो आपका फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही होती है। किस चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज पर। ये वर्ड ध्यान रखना चाहिए आपको, मैंने इसीलिए बोला पॉजिटिव डिफिनीशन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब हम मूव करते हैं फर्दर यूनिट की तरफ। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, F अपान Q0 से मैंने पहले राइट डाउन किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या वैद्युत क्षेत्र, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसा है, वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से दी जाएगी, जो फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज में अगर फोर्स की डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज में तो सेम रहेगी, अगर निगेटिव चार्ज आ गया तो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अगर मैं निगेटिव चार्ज यहाँ पर रख दूँ तो फोर्स किधर लगेगा, इस पे, इधर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज रख दूँ यहाँ पर तो फोर्स किधर लगेगा, सेम डायरेक्शन में, इधर की तरफ। ये डायरेक्शन का मतलब है, आप समझ गए होंगे यहाँ से। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट जो होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और क्यू की कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम जो होगा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ जाएगा।
न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आ जाएगा। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, डायरेक्शन भी बता दिया और डायमेंशन न्यूटन की रख दीजिए, कूलम की डायमेंशन भी निकाल देते हैं। डायमेंशन पूछा गया क्या, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम हो गया, डायमेंशन भी। डायमेंशन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करना होमवर्क, फाइंड डायरेक्शन और डायमेंशन फाइंड आउट करना है आपको, ठीक, ये होमवर्क है। सो नेक्स्ट में मूव करते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए जो प्रॉब्लम आई हुई है बोर्ड्स की, कितने बार आया है, मैंने सारा वो इसी टाइप से रख लिया है, ठीक है। सो अब चलिए इसे निकालते हैं, आप इसे निकालते हैं। देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे व्यंजक, यहाँ पर इसे डिवाइड कर लेते हैं। पहले कोई वैद्युत क्षेत्र, ये आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि जो द्विध्रुव होता है वो क्या होता है। डायपोल मोमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, देखिए P जो होता है, मैं यहाँ पर डिफिनीशन बता दे रहा हूँ, आगे अभी आपको प्रॉब्लम आएगा तो उसे हम एक्सप्लेन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, Q2A। ये 2A क्यों लिखेंगे, देखिए जो डायपोल मोमेंट होता है हमारा, वो कुछ ऐसा असेंबली होती है, वो कुछ ऐसी असेंबली होती है, एक प्लस माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज। इन माइनस और प्लस चार्ज के बीच एक कुछ सेपरेशन होता है, डिस्टेंस होती है, जिसे हम लोग यहाँ पर 2A ले रहे हैं। अपनी सुविधा के हिसाब से A भी आप ले सकते हैं, लेकिन 2A लेंगे तो हमारे लिए सुविधा रहेगा, ठीक है। सो इसलिए हमने क्या किया, 2A ले लिया। ये असेंबली जो है माइनस चार्ज और प्लस चार्ज जब एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इसे हम डायपोल बोलते हैं, ठीक है। और जो डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल मोमेंट होता है वो एक किसी एक चार्ज का, चाहे ये वाला चार्ज हो चाहे ये वाला चार्ज हो, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन, इनके बीच की जो दूरी है उसका मल्टीप्लिकेशन करने से हमारा डायपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है, सॉरी विद्युत द्विध्रुव आता है। डायपोल मोमेंट आघूर्ण नहीं, सिर्फ विद्युत द्विध्रुव आता है। सो डायपोल क्या होता है, P इक्वल टू Q, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड आप उठा लीजिए इन दोनों से और उनके बीच की दूरी का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये क्या आता है, हमारा P आ जाता है, डायपोल मोमेंट, ठीक। ये डायपोल मोमेंट का मैंने हल्का सा बता दिया, अभी नेक्स्ट आगे आने वाले प्रॉब्लम में ये भी है तो मैं उसे वहां पर एक्सप्लेन कर लूंगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आ गया। अब देखिए इसे कैसे, यहाँ से जो हमारा ऊपर का एक्सप्रेशन है उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको डायपोल तो पता चल गया ना कि क्या है। सो ये असेंबली क्या कहलाती है, हमारी डायपोल कहलाती है। अब देखिए डायपोल, दो डायपोल, यहाँ पर डायपोल दो चार्ज ले लेते हैं, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, प्लस क्यू। इनके बीच के सेपरेशन जो है वो 2A है। अब देखिए यहाँ से अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति का मतलब आप समझ रहे होंगे, इस साइड यहाँ पर या तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अच्छी स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट मानते हैं जो कि यहाँ से सेंटर से, इसके सेंटर से डिस्टेंस r, देखिए डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं ये आपको ध्यान होना चाहिए, डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं। ये डिस्टेंस r पर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसे पॉइंट P नाम दे देते हैं। ये सब आपको लैंग्वेज में लिखना है, जब आप सॉल्व करेंगे इसे तो लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक। मैं इसे सिर्फ बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपको मालूम होगा E इक्वल टू क्या है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे बैक जाते हैं, बैक पेज पे, ये जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक अगर प्राप्त करना है तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसे अगर पॉइंट चार्ज के लिए लगाना है तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू एफ की वैल्यू रख दीजिए K Q1 Q0 अपान r², और ये नीचे क्या है Q0, तो ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल टू क्या आ जाएगा KQ अपान r²। यही एक्सप्रेशन जो होता है हमारा पॉइंट चार्ज के लिए होता है। कोई पॉइंट चार्ज Q है, उसकी वजह से किसी r दूरी पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होता है वो इतना होता है। तो यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज की वजह से
देखिए अब मैंने फोर्स की डायरेक्शन भी बता दिया है आपको। प्लस चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ होगा। इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इससे मैं क्या बोलूंगा, ई प्लस बोलूंगा। इसकी वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसे ई माइनस बोलूंगा। ठीक, अब यहाँ ई प्लस और ई माइनस दोनों का नेट निकालना पड़ेगा। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। ये टेंशन ना लीजिए, आप इतना समझते जाइए। यहाँ पर नोट्स में मैंने सब एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, नोट्स में आपको मिल जाएगा ये सब। सो देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये पास में जो चार्ज है, ऑब्वियसली अगर डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि के इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जनरल फार्मूला लिख लेते हैं, E इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये देखिए ये जनरल फार्मूला है, तो E प्लस के लिए जनरल फार्मूला इसे बोल देते हैं, जनरल फार्मूला। अब इनकी वजह से एक एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। देखिए यहाँ पर आइए, ई नेट, ई नेट हमारा क्या आ जाएगा, ई प्लस, ई नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई प्लस की वजह से ज़्यादा होगा और माइनस ई माइनस ये। ठीक, सो ई प्लस की वैल्यू क्या है, ये जनरल फार्मूला इसी में पुट कर दीजिए, के क्यू, चार्ज तो सेम ही है मैग्नीट्यूड। अब देखिए आर क्या है, आर यहाँ मेन बात है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने आर मान रखी है। सो इस ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसका 2a लेने का मतलब आप समझ जाएंगे, यहाँ पर ये a और ये a। ठीक, सो ये a यहाँ पर क्या लिखेंगे, r माइनस a लिख देंगे, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या आ जाएगी, r माइनस a ही तो आ जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, r माइनस a होल स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू क्या आएगी, E1 की वैल्यू ये वाली डिस्टेंस आएगी, यहाँ से ये वाला माइनस चार्ज की वजह से है ना E1, ई माइनस इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, ये माइनस रखिए प्लस नहीं, ये माइनस रखिए तो कि आपको पता रहे कि ये माइनस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई माइनस का यहाँ पर रखिए वैल्यू कितना आ जाएगा, के क्यू अपान, ये देखिए आर प्लस ए, ये वाली डिस्टेंस आर प्लस ए करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी। सो आर प्लस ए ऑफ स्क्वायर होल स्क्वायर। सो इसे आप सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा। सो देखिए मैं इसे क्या करता हूँ, के क्यू कॉमन है तो के क्यू कॉमन आ जाएगा। ठीक, और नीचे क्या बचेगा, के क्यू कॉमन कर लेंगे और देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए ऑफ आर माइनस ए है, माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट यहाँ से। अब इस ई नेट को आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसका स्क्वायर खोलना, स्क्वायर जैसे आप खोलेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, के क्यू, यहाँ से देखिए क्या बचेगा, 2ar, और यहाँ से प्लस 2ar, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2ar इंटू 2ar, ये बचेगा आपके पास अपान, ये प्लस का होगा, ठीक है, प्लस का होगा जब आप इसे ओपन करेंगे, और ये क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1 सेकेंड यहाँ पर माइनस रहेगा, प्लस नहीं रहेगा, माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक अजम्पशन लेना पड़ता है, मैं वो अजम्पशन ले रहा हूँ। कौन सा अजम्पशन होता है यहाँ पर, अजम्पशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या लेना पड़ता है, आर स्क्वायर, आर इज ग्रेटर देन ए। ये क्यों लेते हैं ये अजम्पशन, ये आपको मालूम होनी चाहिए। इसे लेने का वजह ये है कि जो हमारा डाइपोल होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं डाइपोल, जैसे आप कोई H2 ले लीजिए, H2 का डाइपोल क्या होगा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत पास पास में होंगे। सो उन्हीं का बहुत माइक्रोमीटर पे रहते हैं। अगर आप 2 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं तो बताइए 2 सेंटीमीटर का माइक्रोमीटर कितना कम है, तो क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए ये अजम्पशन लेते हैं कि आर हमारा जो होगा काफ़ी दूर होगा, सो आर इज ग्रेटर देन ए कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो आर स्क्वायर अगर कॉमन लेता हूँ तो देखिए क्या नीचे बचेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। सो देखिए एक तो आर वैसे छोटा है, लेकिन आपका जब इससे डिवाइड हो जाएगा, ये अपन आर बड़ा है और इससे डिवाइड करेंगे तो और छोटी क्वांटिटी आएगी, दैट इज टेंडिंग टू 0.001 ऐसे। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे जीरो कर लेंगे, इसे क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। सो यहाँ से देखिए सिंपल बचेगा, ये आर पावर 4 आएगा यहाँ से, क्योंकि आर स्क्वायर बाहर लेंगे तो आर स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा। सो यहाँ से ई नेट इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। अब इसे हम नेक्स्ट और आगे बढ़ाते हैं फर्दर। सो यहाँ से देखिए ई नेट क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ई नेट इक्वल टू आ जाएगा आपका
ऊपर के, देखिए ऊपर 2 क्या हो जाएगा 4 r से एक r यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 QA अपान आर क्यूब। ये 2QA की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम P लिख सकते हैं, ये देखिए क्योंकि डायपोल मोमेंट मैंने पहले आपको बता दिया था। तो यहाँ से जो हमारा ई नेट है वो कितना आ जाएगा देखिएगा, ई नेट की वैल्यू यहाँ पर ही पुट कर देते हैं हम लोग, ई नेट इक्वल टू, नहीं हमारे पास नेक्स्ट पेज भी है, चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव कर लेते हैं, 1 सेकेंड, नेक्स्ट पेज है ना अपने पास, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज है अपने पास, नेक्स्ट पेज है। यहाँ देखिए ई नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू आ जाएगा 2KP अपान आर क्यूब। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ड्यू कहाँ पर, एक्सिस पर। यह वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक है, किसी द्विध्रुव के अक्ष पर, ठीक, ये किसी द्विध्रुव के अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक है 2KP अपान आर क्यूब। सो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करिए। अब हमें अनुप्रस्थ वैद्युत क्षेत्र का जो व्यंजक है उसे प्राप्त करना है। अनुप्रस्थ का मतलब वैद्युत ध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति, ब्रॉड ऑन पोजीशन, यानी आपका जैसे मान लीजिए वैद्युत ध्रुव तो आप समझ गए होंगे, ये -Q प्लस Q और सेपरेटेड बाय ए पर्टिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2a नोन एज डायपोल, ठीक है। अब इस डायपोल का मैग्नीट्यूड निकालना, क्या होता है डायपोल का मैग्नीट्यूड, P इक्वल टू 2AQ, ये डायपोल का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। और मैग्नीट्यूड जो डायपोल होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है ये भी आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं। डायरेक्शन हरदम आपको देना है, यहाँ पर हमें फिजिक्स में जो यूज करना है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देना है माइनस से प्लस की तरह, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में आपको उल्टा होता है, केमिस्ट्री से हमें मतलब नहीं, हम फिजिक्स में अपने हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर कहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये देखिए ये आपके पास है ब्रॉड ऑन पोजीशन, चलिए इसी के हेल्प से निकाल लेते हैं। यहाँ पर ये जो अपना लोगो है थोड़ी से इससे दूर, यहाँ पर ये जो हमारा डिस्टेंस है ये r है, सेम वही है। देखिए अभी हमने जैसे निकाला है ना, r दूरी पर जाकर के सेम r लेना है, लेकिन थोड़ी सी अंतर रहेगा क्योंकि उसमें जो r ले रहे थे यहाँ पर एक्सिस पर था, यहाँ पर एक्सिस नहीं है, कहाँ पर है, हम लोग निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति जिसको बोलते हैं, इसके जस्ट ऊपर है। सो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये माइनस चार्ज है, ये आपका प्लस चार्ज है। अब देखिए सेम जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रिपीट होगा, कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट जो है वही सेम ही रहेगा। कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी प्लस क्यू चार्ज की वजह से किधर रहती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर की तरफ, तो दूर की तरफ ही रहेगी। ये वाला एंगल यहाँ पर हमें थीटा लेना पड़ेगा, और इसमें निगेटिव चार्ज की ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो निगेटिव चार्ज की ओर होगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली को हम ई प्लस बोलेंगे, इस वाली को हम लोग ई माइनस बोलेंगे, और यहाँ से जो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इसे दूसरे कलर से शो कर लें क्या, इस देखिए ये वाला एंगल कितना है थीटा, तो आप समझ गए होंगे ये वाला एंगल भी थीटा, और ये अगर 2a है टोटल तो ये वाली डिस्टेंस a और ये वाली डिस्टेंस a डायपोल की, अगर ये सेम डिस्टेंसेस हैं तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा हमारा थीटा होगा, ऑब्वियसली सिमेट्री से, ठीक। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका थीटा, ये थीटा और ये थीटा, इन थीटा से देखिए क्या निकल आएगा हमारा, यहाँ पर इससे एक कंपोनेंट करेंगे, एक ऐसे कंपोनेंट करेंगे इसका ई प्लस कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ क्या जाएगा ई प्लस साइन थीटा, और इसके कंपोनेंट करेंगे इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एक नीचे की तरफ आएगा ई माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा ई माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कट जाएंगे, क्यों कट जाएंगे आपको क्लियर हो गया होगा,
वजह क्या है कटने की यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह क्या है, मैग्नीट्यूड। भैया ई प्लस का जो मैग्नीट्यूड है ई माइनस का मैग्नीट्यूड सेम है, बस ई प्लस और माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन आप अगर देखेंगे तो एक की क्या है ऊपर की तरफ, एक की नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन की वजह से क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो यहाँ से ई नेट क्या आ जाएगा आपका, ई नेट जो आ जाएगा वो 2 ई प्लस ले या माइनस ले कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट देखिए प्लस और माइनस का मतलब होगा डायरेक्शन। अगर हमने डायरेक्शन असाइन कर दी तो वहां से हमारा क्या खत्म हो गया, डायरेक्शन दे दी कि ये डायरेक्शन इसकी, ये डायरेक्शन इसकी है, तो माइनस प्लस का अस्तित्व तो खत्म हो गया। बस यहाँ पर हमने क्या किया था, हिंट के लिए रखा था। ये देखिए मैंने डायरेक्शन इधर की तरफ कर तो लिया है, प्लस माइनस की तरफ, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा डायरेक्शन का जो माइनस का काम था वो खत्म हो गया। हम यहाँ पर फिजिक्स में जो यूज करते हैं माइनस, उसका सिर्फ मतलब होता है डायरेक्शन से। कहीं भी माइनस आ रहा है तो उसका मतलब है आपका डायरेक्शन से, और कोई मतलब नहीं है। मीन्स डायरेक्शन मीन्स दिशा से मतलब है, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 2e cos थीटा, ठीक। ई नेट इक्वल टू, सो ई नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 2 ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू किसी पॉइंट के लिए आप जानते हैं ना, पॉइंट चार्ज के लिए ई किसी बिंदु आवेश के लिए, ठीक है, बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, ई इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। जनरल फार्मूला है ये, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। अब देखिए ये जनरल फार्मूला है हमारा, यहाँ से देखिए इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। सो ये जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू अपान आर। आर यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस है, ये देखिए ए है, ये आर है, तो ये वाली डिस्टेंस ही तो है हमारी यहाँ से यहाँ तक की। तो ये क्या हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे लिख रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से। ये देखिए 90 होगा, तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का स्क्वायर। सो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा आपको। सो ई नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा 2kp अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू देखिए कितना होगा, ये वाला एंगल ले रहे हैं थीटा के लिए, तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये एंगल थीटा हो गया, तो कॉस थीटा बराबर है, वैसे आप क्या जानते हैं, 1 सेकेंड, कॉस थीटा इक्वल टू जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप जानते हैं, मैं वही वाला अप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पर। सो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है यहाँ पर, आधार ए है, कर्ण कितना है, ये वाली अगर आर है तो ये वाली भी सेम ही साइड आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा। सो यहाँ पर पुट कर देते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ए अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा, ठीक। सो इतना आ जाएगा। सो ई नेट यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ से ऐसे ई नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 2k के बाहर क्यू ए अपान अंडर रूट इसका ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बस बचेगा सिंपल। सो इससे क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर ए स्क्वायर ऑफ पावर 3/2, ठीक। सो ये 2qa क्या हो जाएगा हमारा डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, ई नेट इक्वल टू के पी अपान इसमें से देखिए क्या बाहर आएगा आर स्क्वायर। फिर यहाँ पर भी ये केस लेंगे आर इज ग्रेटर देन ए, ये वाला भी केस लेंगे, वही मैं एग्जांपल सेम जो पहले बता चुका हूँ सेम एग्जांपल है। सो यहाँ से इसे क्या करेंगे ज़्यादा कर लेंगे, ग्रेटर कर लेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर बाहर लेते हैं तो आर स्क्वायर का बाहर क्या आ जाएगा 3/2 लग के आ जाएगा, और इसका बाहर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर ऑफ पावर 3/2। सो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इस कंडीशन से। और ये क्या बचेगा हमारा यहाँ पर ई नेट कहाँ पर राइट डाउन कर ले हम, ई नेट के लिए स्पेस कम पड़ रहा है क्या, ये तो जनरल क्वेरीज थी, ये सब जनरल फार्मूले के लिए आपके लिए मैंने ये सब इंफॉर्मेशन दी थी। सो यहाँ से आप यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं। सो ई नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा के पी अपान आर क्यूब, के पी अपान आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखना है आपको गौर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
मेरे अकॉर्डिंग वो क्या है, देखिए आपका डायरेक्शन मैंने बताया था डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस, तो ये पी क्या हो जाएगी डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए क्या डायरेक्शन आएगी, यहाँ पर जो देखेंगे ना आप, ये डायरेक्शन इधर की तरफ आ रही है और इसकी डायरेक्शन क्या है इधर की तरफ, तो यहाँ पर माइनस साइन एक और आएगा। अगर वेक्टर में लिखते हैं ई नेट इक्वल टू ये लिखते हैं आप, तो ये माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड में रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैग्नीट्यूड के पी अपान आर क्यूब आएगा। कहाँ पर ये आपका निरक्षीय स्थिति के लिए जस्ट ऊपर अनुप्रस्थ स्थिति जिसे हम लोग बोल रहे हैं ये आ जाएगा। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, वही आ गए डायपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, डायपोल के बारे में बताना है और यहाँ पर टार्क के बारे में बताना है, ठीक है। सो देखिए क्या होता है डायपोल, विद्युत द्विध्रुव डायपोल होता है। डायपोल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मैंने अभी आपको छोटा इन्फॉर्मेशन दिया था पीछे। सो देखिए एक बार और इसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव ये डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव या डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव या डायपोल मोमेंट, ये है आपके पास। अब देखिए मैंने कहा था कि कोई दो चार्जेस हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से, मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस 2a है, सेपरेटेड है, अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, वन वर्ड आपको याद रखना है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय 2a, मीन्स किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, अलग हैं, तो उसे हम लोग इस अरेंजमेंट को क्या बोल देते हैं, डायपोल बोलते हैं, ठीक है। और जो द्विध्रुव हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, डायपोल मोमेंट, वो डायपोल मोमेंट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ, या यहां पर राइट डाउन कर लेते हैं हिंदी में, ठीक है, किन्हीं दो चार्जेस में आवेशों में किसी एक का परिणाम तथा उनके बीच दूरी को, उनके बीच दूरी के गुणन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यहां से आपको क्लियर हो गया, किन्हीं दो आवेशों में किसी एक का परिणाम तथा उनके बीच दूरी के गुणन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये शुद्ध हिंदी में हो गया आपका, ठीक है। सो ये और ये जो चार्ज हैं आपके कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ पर्टिकुलर डिस्टेंस नोन एज डायपोल मोमेंट, ठीक। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है इसका फार्मूला हमें निकालना है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको गिवन है, ये आर आर करके हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसे हैं प्रॉब्लम लिखी हैं मैंने, वो सारे के सारे जो प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में आए हैं वो एक साथ रख लिए हैं। एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण को का सूत्र प्राप्त करिए। बलयुग्म का आघूर्ण का सूत्र कैसे निकालना है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अच्छे से उसे फाइंड आउट कर लेते हैं। सो देखिए आपके पास ये मानिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आपका ये डायपोल रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन ये है, और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर निकालना है हमें, कोई यहाँ पर नाम दे देते हैं P, ठीक, P पर पॉइंट P के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, आघूर्ण निकालना है। तो आघूर्ण कैसे निकालेंगे, यहाँ से जो एंगल है वो एंगल भी लिख लेते हैं हम लोग,
इससे इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बन रहा है डायपोल मोमेंट का वो थीटा है। और डायपोल की डायरेक्शन आप जानते हैं माइनस से प्लस, पी की डायरेक्शन हो गई है ये पी। 1 सेकेंड, पी यहाँ पर हमने गड़बड़ ले लिया है, दूसरा लेना पड़ेगा, कोई ओ बोल देते हैं, ठीक। तो चलिए ओ बोल दे रहे हैं, ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट के अबाउट। सो देखिए टॉर्क कैसे निकालना है। आप फोर्स तो समझ ही गए होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कैसे लगता है। फोर्स पहले बता दीजिए मुझे, फोर्स, ये लैंग्वेज बेटा परेशान नहीं होना, लैंग्वेज के लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स कहाँ पर मिलेंगे, इसमें से लिंक में मिल जाएंगे। अगर लिंक में नहीं मिले तो आपको एक लिंक दी होगी टेलीग्राम ग्रुप की, उस टेलीग्राम ग्रुप में मैं डालूंगा, ठीक है। सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से जो हमारा फोर्स आएगा, 1 सेकेंड, इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो फोर्स देखते हैं। इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा, प्लस चार्ज में क्या लगेगा, एफ। ये प्लस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि पता चले कि प्लस चार्ज की वजह से इधर फोर्स लगेगा क्यू ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है इनटू चार्ज। इसमें जो माइनस चार्ज है इसमें फोर्स किधर लगेगा, इसके जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, ठीक है। और वो एफ माइनस कितना लगेगा, क्यू और ई, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। और फिजिक्स में जो हम माइनस यूज करते हैं, माइनस का मतलब होता है सिर्फ डायरेक्शन, इसलिए डायरेक्शन के लिए हम लोग प्लस माइनस यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद हमें आपको पता चल गया कि फोर्सेस किधर लग रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड क्या है फोर्स का, वो राइट डाउन कर लिया हम लोगों ने। अगर ये मैग्नीट्यूड राइट डाउन कर लिया तो एफ नेट जो होगा वो कितना लगेगा, एफ नेट, एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, देखिए जितना फोर्स इधर की तरफ लग रहा है उतना पीछे की तरफ लग रहा है। एफ नेट की बात करें तो एफ नेट क्या आ जाएगा आपके यहाँ से, जीरो आ जाएगा। नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई ट्रांसलेशनल मोशन हमारा नहीं है, ठीक है। अगर ट्रांसलेशन नहीं तो रोटेशन देखते हैं, रोटेशन क्या टॉर्क से निकलेगा, टॉर्क देखते हैं क्या आएगा। देखिए टॉर्क निकालने के लिए आप एक जनरल फार्मूला जानते हैं, टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, ये जनरल फार्मूला होता है, या आघूर्ण, इसे क्या बोलते हैं हम, टॉर्क या आघूर्ण, ठीक, जनरल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ। देखिए जनरल फार्मूले से आपको यहाँ पर क्या क्या निकालना पड़ेगा टॉर्क के लिए, एफ, इस एक एक की वजह से मालूम है आपको, एक एक की वजह से अब कितना है, पर्टिकुलर से, एक चार्ज की वजह से इतना है, एक दूसरे चार्ज की वजह से इतना है, लेकिन जो नेट है वो जीरो है, ये ध्यान रखिएगा। परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर जो होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हो चार्ज, वो टॉर्क। हम किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, यहाँ ओ पॉइंट के अबाउट। तो ओ पॉइंट से ये फोर्स जिस डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है ये निकालना पड़ेगा हमें। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या आएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आपकी। अगर ये आपको मालूम है कितना है, थीटा है, और ये डायपोल मोमेंट यहाँ से इसकी लेंथ ये वाली ए हो जाएगी, ये वाली ए हो जाएगी, टोटल डायपोल की जो लेंथ है वो 2a है, तो ए हो जाएगा। सो ये वाला अगर हम डिस्टेंस निकाले तो कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक। ऐसे सेम यहाँ से इसके लिए निकालेंगे तो ये भी ए साइन थीटा आ जाएगा। कैसे आएगा आपको मालूम चल गया होगा कैसे, इसे ए साइन थीटा, ये आप कैसे भी कर लीजिए, या तो इस वाले का ए का कंपोनेंट कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ये परपेंडिकुलर ए कॉस थीटा इधर हो जाएगा, ए साइन थीटा इधर होगा, ये वाला जितना डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस ये वाली, तो ए साइन थीटा, ये वाली भी ए साइन थीटा आ जाएगी। अब टॉर्क, टॉर्क मीन्स आघूर्ण, आघूर्ण एफ प्लस के कारण, एफ प्लस के कारण आघूर्ण क्या आएगा, टॉर्क टाउ इक्वल टू क्यू, ये फोर्स कितना है देख लीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पता चल गई। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ए साइन थीटा इनटू फोर्स क्यू ई। ये किसकी वजह से है, ये एक फोर्स की वजह से है। और आप जानते हैं टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप जानते हैं टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क इधर की तरफ फोर्स जितना लग रहा है इधर की तरफ भी फोर्स लगेगा। सो टॉर्क इसकी वजह से टॉर्क किधर आएगा, ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, और इधर की तरफ भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। सो इन दोनों की वजह से टॉर्क नेट आ जाएगा, टॉर्क नेट टॉर्क, ये हिंदी में लिख दूं ये इंग्लिश में, नेट, नेट टॉर्क।
नेट आघूर्ण, नेट आघूर्ण क्या आ जाएगा आपका, नेट आघूर्ण टाउ नेट इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टार्क। इसका और इसका सेम ही डायरेक्शन है, 2 टाइम्स ऑफ टार्क, ये वाला जो ऊपर टार्क लिखा है, टार्क नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 2 ए साइन थीटा क्यू ई। देखिए 2 ए क्यू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से पी का वैल्यू क्या होगा 2 ए क्यू, ये आएगा पी का। सो पी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो टार्क नेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, टार्क नेट इक्वल टू आ जाएगा 2 ए क्यू, यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 ए क्यू, एक साथ राइट डाउन कर दे रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट पी कर दे रहा हूँ, ठीक है, पी ई साइन थीटा। इस पी ई साइन थीटा को अब यहाँ पर ले चलते हैं, ठीक, इस पी ई साइन थीटा को यहाँ पर आइए। सो इसे टार्क नेट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, टार्क नेट इक्वल टू लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते होंगे कैसे किसी भी चीज का हटाना है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे, इसे क्रॉस को हटाएंगे तो पी ई साइन थीटा आ जाएगा, ठीक। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था जो सिंगल करेक्ट टाइप मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शन गिवन थे, प्रॉब्लम्स गिवन थी, उन्हें हमने क्या देखा था कि टॉर्क नेट इक्वल टू पी क्रॉस ई। एक टॉर्क की हमें डायरेक्शन बताना था कि क्या होता है डायरेक्शन, या फार्मूला बताना था, तो पी क्रॉस ई हमने वहां पर मार्कआउट कर दिया था। और यहाँ पर भी हमारा क्या आ रहा है पी क्रॉस ई। मैंने अभी कहा था कि नेक्स्ट आगे आने पे हम लोग जब प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसे प्रूव भी कर देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या आ गई टॉर्क की आपकी पी क्रॉस ई आ जाएगी, ठीक। इसे हम इस फॉर्मेट जैसे इसे ओपन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को पी क्रॉस ई साइन थीटा पी क्रॉस ई साइन थीटा राइट डाउन कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, वेक्टर फॉर्म भी इसका निकाल लिया क्या होता है, और सारा डिटेल कर दिया। जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका वो नेक्स्ट लेक्चर पे आपको दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।